वेलकम बैक टू आयुर्वेदा मेड इजी चैनल। आज अपन रोग निदान का चैप्टर 3 रोगी परीक्षा विधि देखने वाले। सो फर्स्ट है त्रिविध परीक्षा। त्रिविध परीक्षा में कौन सी आती है? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। आप्तोपदेश द्वारा कौन से विषय ज्ञेय होंगे? प्रत्येक रोग का निदान हो गया, प्रकृति, मूल कारण, स्वरूप, स्थान, वेदना, लक्षण, स्थिति, क्षय, परिणाम, नाम, औषध प्रयोग तथा अमुक रोग के प्रतिकार के लिए अमुक प्रकार की चिकित्सा होगी या वह अचिकित्सीय हो, ऐसे जो कुछ भी बताते हैं वो आप्तोपदेश के द्वारा ये ज्ञेय विषय है, ऐसे बताया। देन प्रत्यक्ष परीक्षा। प्रत्यक्ष परीक्षा के दो भेद बताए, एक बाह्य प्रत्यक्ष और एक मानस प्रत्यक्ष, मतलब एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन एंड मेंटल ऑब्जर्वेशन। ऐसे प्रत्यक्ष परीक्षा के दो भेद बताए। देन प्रत्यक्ष द्वारा कौन से ये विषय ज्ञेय है? सो प्रत्यक्ष के श्रोत्र के द्वारा आंत्र का कुंजन, संधि एवं अंगुली का पर्व का स्फुटन, स्वर भेद, मतलब आंतों का कुंजन मतलब जो एब्डोमेन में वगैरह मूवमेंट्स होती है वो, संधि एवं अंगुली पर्व का स्फुटन एंड स्वर भेद। देन चक्षु द्वारा क्या क्या प्रत्यक्ष मतलब ये होता है, वर्ण हो गया किसी चीज का, आकार हो गया, प्रमाण, ये स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक है क्या, ये अपन को चक्षु द्वारा पता चलता है। रसना द्वारा कौन सा विषय ये है? योगी शरीर के रस का ज्ञान अनुमान से करना, जो अनुमान के द्वारा होता है रसना का ज्ञान। देन घ्राण के द्वारा स्वाभाविक या विकृत गंध है ये पता चलता है। स्पर्श द्वारा रोगी के प्रकृति एवं विकृति से युक्त स्पर्श, मतलब कहीं पे अगर मतलब इन्फ्लामेशन है तो वो विकृत स्पर्श होगा उसका। तो ये सब अपन को समझ में आता है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा। देन अनुमान की परीक्षा। अनुमान द्वारा कौन से ज्ञेय विषय है? जरण शक्ति से अग्नि का बल, मतलब जो पाचन शक्ति होता है उससे अग्नि का बल अपन ये कर सकते हैं। व्यायाम शक्ति से बल का पता चलता है। शब्दादि अर्थ ग्रहण से श्रोत्र मतलब कितना सुन रहा है वो पता चलेगा। आसक्ति से रजोगुण का, अज्ञान से मोह का और व्यवसाय से विज्ञान का ज्ञान हो सकता है, ऐसे बताया। देन दर्शन आदि त्रिविध परीक्षा। ऊपर में अपन ने त्रिविध परीक्षा पढ़े थे जो कि आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान है। अभी इधर दर्शन आदि त्रिविध परीक्षा। सो दर्शन परीक्षा मतलब इंस्पेक्शन। दर्शन से रोगी का वय, वर्ण, शरीर एवं इंद्रियों की परीक्षा करनी चाहिए। स्पर्श के द्वारा मृदु, शीत आदि एवं इनके विपरीत भाव की परीक्षा करनी चाहिए। और प्रश्न परीक्षा, प्रश्न के द्वारा किसी व्याधि विशेष के निदान, वेदना, भेद, सात्म्य, जाठराग्नि का बल इत्यादि सब अपन प्रश्न परीक्षा से करते हैं। नेक्स्ट है चतुर्विध परीक्षा। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति है। षड्विध परीक्षा में आता है पंच ज्ञानेन्द्रिय प्लस प्रश्न परीक्षा, और पंचविध परीक्षा में पंच ज्ञानेन्द्रिय और निदान पंचक आता है। प्रश्न परीक्षा, अब अपन ने ये जो है पंचेंद्रिय, ये सेम अपन ने इसमें देखे प्रत्यक्ष प्रमाण में वही लिखना, और जो लास्ट है अपना प्रश्न परीक्षा। सो प्रश्न परीक्षा, प्रश्न के द्वारा रोगी का देश, रोगजनक काल, जाति, व्यवसाय, सात्म्य, रोग का कारण, वेदना की वृद्धि, बल, अग्नि, वातमूत्र पुरुष की प्रवृत्ति या अवरोध आदि का अपन को प्रश्न के द्वारा मतलब अपन पूछ के सबका ज्ञान ले सकते हैं। देन परीक्षा का महत्व बताया। सो आचार्य चरक ने व्यक्त किया है कि विविध परीक्षा साधनों के द्वारा रोगी की परीक्षा करनी चाहिए। तत्पश्चात चिकित्सा करने में अपनी बुद्धि सुनिश्चित करे, क्योंकि कार्य के तत्व को जानने वाला चिकित्सा किसी भी रोग का निश्चय करने के बाद वह असफल नहीं होता, और वह मोह रहित चिकित्सा अमोह से होने वाले फल को प्राप्त नहीं करता। मतलब जो है पहले परीक्षा करनी चाहिए रोगों की, फिर उसके बाद चिकित्सा करो, ऐसे बताया। सो वो जो डॉक्टर रहेगा, वैद्य रहेगा, वो कभी असफल नहीं होगा, ऐसे बताया। जिन रोगियों की परीक्षा विधिवत नहीं की जाती है, ऐसे रोगी के रोग चिकित्सक को कर्तव्य ज्ञान से शून्य बना देता है। मतलब वही ऊपर जो बोला है वही बोलना चाह रहे वो। चरक ने मैत्री, कारुण्य, शक्य प्रीति, उपेक्षा, ये 4 चिकित्सकीय वृत्ति बताई है, जिसे ध्यान में रखकर ही रोग परीक्षा, रोग निदान एवं चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। मतलब डॉक्टर ने मैत्री होनी चाहिए, ये गुण बताए, जो वृत्तियां बताई है में चरक संहिता में वो बताया ऊपर। देन अष्टविध परीक्षा। सो ये मेन
पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाड़ी, मल, मूत्र, जिह्वा, शब्द, स्पर्श और नेत्र। अब अपन एक एक परीक्षा डिटेल में देखेंगे। सो फर्स्ट है नाड़ी परीक्षा। स्थान क्या रहता है? आयुर्वेद में वर्णित रक्त वही धमनी ही परीक्षा नाड़ी है। देन विधि, उपयुक्त समय प्रातःकाल पर, आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय, मतलब अगर आवश्यकता है तो किसी भी समय कर सकते हैं, बट अगर करनी हो तो प्रातःकाल में करना है। सो चिकित्सक को रोगी के दाएं हाथ की कहुनी के पास आगे की ओर मोड़कर अपने बाएं हाथ को कहुनी के नीचे सहारा देकर पकड़े तथा अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यम और अनामिका उंगली से मणिबंध पर अंगुष्ठमूल से एक अंगुली नीचे स्पर्श कर नाड़ी की परीक्षा अंगुली के 3 बार छोड़कर पुनः दबाकर करनी चाहिए। सो तर्जनी के नीचे वातज नाड़ी, मध्यमा के नीचे पित्तज और अनामिका के नीचे कफज नाड़ी होती है। कब कब नाड़ी परीक्षा नहीं करनी है? स्नान करे बराबर, भोजन करने के बाद, स्नेह औगादि के बाद, क्षुधित हो मतलब भूखा हो, तृष्णा से पीड़ित हो, सोए हुआ है या तुरंत होकर उठा है, तब अपन को नाड़ी परीक्षा करने में वर्जित बताइए। स्वस्थ पुरुष की नाड़ी कैसी होती है? स्थिर होती है और बलवान होती है। देन नाड़ी का दोषों पे प्रभाव। वात वालों की नाली जलोका के समान होती है, वक्र तथा सर्प के समान विषम होती है। पित्त वालों की नाड़ी गौर या काक मंडूक के समान होती है और कफ वालों की नाड़ी हंस तथा कबूतर के समान होती है। अब रोग की अवस्था में नाड़ी कैसी रहती है ये बताया। सो पित्त बढ़ गया हो, पित्त वृद्धि में तीक्ष्ण, कफ प्रकोप हुआ हो तो मंद और वात प्रकोप हो तो विषम रहती है। ज्वर में उष्ण और वेगवान रहेगी। क्रोधित पुरुष में वेगवती रहती है। चिंतातुर भयातुर में क्षीण रहेगी। अजीर्ण में कठिन रहेगी। पांडु और कामला में चंचल और तीक्ष्ण रहेंगी। देन नेक्स्ट अपनी मूत्र परीक्षा। सो मूत्र परीक्षा में तेल बिंदु परीक्षा विधि रहती है। सो इस परीक्षा के परिक्षणार्थ रात्रि के अंतिम प्रहार का मध्यम धार का मूत्र कांच के पात्र में एकत्रित करते हैं। प्रातः सूर्य निकलने पर यह परीक्षा की जाती है। कांच पात्र में एकत्र मूत्र को तृण की सहायता से तेल बिंदु से गिराया जाता है। सो अपन को जो है अंतिम प्रहार का, रात्रि के अंतिम प्रहार का और मध्य धार वाला मूत्र लेना है और उसकी परीक्षा करनी है। तेल बिंदु, अगर अपन ने पात्र में ये लिया क्या बोलते मूत्र और उसमें अपन को तिल तेल का बिंदु गिराना है। सो तेल बिंदु मूत्र में शीघ्र फैल जाए तो रोगी साध्य है, नहीं फैले तो कष्ट साध्य है। मूत्र तेल में बैठ जाए तो असाध्य हो गया। बिंदु पूर्व की और पश्चिम उत्तर दिशा की ओर जाए तो शीघ्र ही आरोग्य प्राप्त करता है। दक्षिण की ओर ज्वर से पीड़ित ईशान्य में गया तो 1 महीने में मृत्यु हो जाएगा और अग्नि वायव्य नैऋत्य में गया तो रोगी की मृत्यु निश्चित है। सो क्या बताया, अगर वो अपन ने पात्र में जो बिंदु डाला है तिल तेल का, सो वो अगर शीघ्र फैल जाए तो रोगी साध्य है, नहीं फैले तो कष्ट साध्य, और नीचे ही बैठ गया वो बिंदु तो असाध्य। पूर्व पश्चिम उत्तर के इधर गया तो शीघ्र आरोग्य प्राप्त करता है। दक्षिण की ओर गया तो ज्वर से पीड़ित है। ईशान्य की ओर गया तो 1 माह में मृत्यु, और ये 3 जगह गया तो वो उसका मृत्यु निश्चित है। देन रोगानुसार मूत्र का वर्ण बताया। सो ज्वर में अल्प मात्रा में पीले या फिर लाल रंग का मूत्र अतिसार में बार बार पानी पिया जैसे मूत्र है। पांडु कामला पित्त विकार में पीला मूत्र, पित्त बढ़ गया रहेगा तो गहरा पीला मूत्र। वसामेह में वसा युक्त मूत्र, कालमेह में काल मूत्र, मंजिष्ठामेह मंजिष्ठ के रंग का, एंड रक्त की दुर्गंध वाला मूत्र की परीक्षा। सो आम वाला मल रहेगा तो वो जल में डालने पर डूब जाएगा, और निराम रहेगा तो जल में डालने पर वो तैरते रहेगा, ये ध्यान में रखना। देन दोषानुसार मल की स्थिति, अगर वात प्रकोपक है तो गाढ़ा और सूखा मल रहेगा। पित्त प्रकोप हुआ है तो पीला मल रहेगा। कफ प्रकोप है तो श्वेत वर्ण का। वात पित्त कफ का प्रकोप मतलब त्रिदोष का प्रकोप है तो काला मल रहेगा, टूटा हुआ, पिताब और बद्ध जैसे। आम दोष में कफ जैसा मल रहता। रोगानुसार मल की स्थिति, सो वात विकार में मल जो है झागदार, शुष्क और धूम वर्ण का है। पित्त विकार में हरा, पीला, उष्ण और द्रव्य युक्त और दुर्गंध युक्त मल है। कफ विकार में सफेद, स्निग्ध और बंधा हुआ मल है।
त्रिदोष में काला, पीला, पतला और गांठ वाला। मंदाग्नि के सिचुएशन में पतला मल रहेगा। अजीर्ण में दुर्गंध युक्त और पतला, ये इमेजिन भी कर सकते। अधोगत रक्तपित्त में मल रक्त के साथ आता है। देन नेक्स्ट अपनी है जीवा परीक्षा। जीवा परीक्षा में भी बताया वात प्रकोप होगा तो जीवा कैसी रहेंगी, शीत, खुरदुरी और फटी हुई रहेंगी। पित्त प्रकोप में लाल, काली, मोटी और पित्त मलावृत कटुरस वाली। कफ प्रकोप में स्थूल, सफेद, गीली और मृदु। वात पित्त प्रकोप है शुष्क और कंठयुक्त। देन रोगानुसार श्वेत या पीत मलावृत जीवा किसमें रहेंगी, मलावरोध के कंडीशन में ज्वर, क्षय, मूत्राघात और प्रमेय। देन मलावृत शुष्क जीवा विषम ज्वर में, त्रिदोष ज्वर में, वातज ज्वर में, जीर्ण ज्वर में। ग्रंथि युक्त जीवा रहेंगी कृमि रोग और रक्त विकार में। अर्दित रोग में मतलब फेशियल पैल्सी, जीवा टेढ़ी और वादी अस्पष्ट हो जाती है। पांचवी परीक्षा है शब्द परीक्षा। सो कफ प्रकोप रहेगा तो स्वर गुरु रहेगा, पित्त में स्वर स्फुटित रहेगा और वात में भिन्न स्वर रहेगा। देन स्पर्श परीक्षा, वातज विकार में शुष्कता रहती है, पित्तज विकार में स्पर्श उष्ण और कफज विकार में स्निग्ध एवं शीतल। रोगानुसार स्पर्श की स्थिति, शीतता तथा उष्णता का ज्ञान ज्वर आदि में होगा। अंगों की मृदुता, कठोरता, कृशता, शोष और पीड़ा का ज्ञान होगा। यकृत वृद्धि, प्लीहा वृद्धि, गुल्म, ग्रंथि, अर्बुद का ज्ञान। सो ये सब स्पर्श परीक्षा से अपन को ज्ञान होगा कि अंगों की मृदुता है, कि कठोरता है, कि कृशता है, शोष है, पीड़ा है, यकृत वृद्धि, प्लीहा वृद्धि, गुल्म, ग्रंथि, अर्बुद वगैरह। देन द्रुक परीक्षा, वात प्रकोप में नेत्र कैसे रहते, टेढ़े, रुक्ष, धूम्र वर्ण के और चंचल। पित्त प्रकोप में पीले, ताम्र वर्ण, दाह युक्त, प्रकाश सहिष्णु। और कफ प्रकोप में निस्तेज, स्तब्ध, स्निग्ध, निस्तेज, स्निग्ध, स्त्राव युक्त और स्थिर। और संधिपात में तंद्रा युक्त, अर्ध खुले रहेंगे और रक्त वर्ण के रहते। नेक्स्ट है अपनी आकृति परीक्षा। सो जनरल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी के अंतर्गत वर्ण, सार, सहनन, प्रमाण, देह स्थिति, शोध आदि की गति की परीक्षा की जाती है। देन दशविध जो परीक्षा है वो बताइए। सो उसमें बताया प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, प्रमाण, सात्म्य, सत्व, आहार शक्ति और वय शक्ति। प्रकृति मतलब कौन सी प्रकृति है, वातज है, पित्तज है, कफज है, सन्निपातज है, द्वंद्वज मतलब वात पित्त, वात कफज, पित्त कफज है, वो हो गया प्रकृति में आएगा। देन विकृति, विकृति में मानस प्रकृति वगैरह सब ये प्रकृति में आएगा। देन विकृति मतलब डिसीज की ससेप्टेबिलिटी। देन सार, सार परीक्षा में आता है रसादी जो धातु है उसका सर्वश्रेष्ठ अंश। अपन ने सार में पिछले साल में क्रिया शरीर में सारता पढ़ी थी तो वो इधर आएगी, रस सारता, रक्त सारता वो। देन उसके बाद है सहनन। सहनन मतलब जो संघात या फिर संयोजन, मतलब जिसका तात्पर्य है शारीरिक धातुओं आदि का सम्यक संयोजन या संगठन, मतलब धातुओं का उनका इसका सम्यक संयोजन है एवं संगठन है, वो सब आएगा सार सहनन में। देन प्रमाण, प्रमाण मतलब जो अपन ने पिछले साल पढ़ा था अंजलि और अंगुली प्रमाण वगैरह, मतलब जो आतुर के शरीर अवयव का जो मान रहता है वो प्रमाण में आएगा। देन सात्म्य, सात्म्य मतलब जो अपन को जिसको खाने के बाद अपन को सुख मिले, जैसे औषध हो गया, आहार विहार, जो निरंतर सेवन से व्यक्ति को सुख मिले उसे सात्म्य बोलते हैं। देन सत्व, सत्व मतलब जो मन के शक्ति का बल, उसे बोलेंगे सत्व परीक्षा। देन वो भी होता है प्रवर सत्व, मध्यम सत्व और अवर सत्व। प्रवर सत्व में सत्व गुण संपन्न होता है वो व्यक्ति, मध्यम सत्व मतलब रजोगुण का संपन्न होता है और अवर सत्व मतलब तमोगुण का। देन आहार शक्ति, आहार शक्ति से आतुर के अग्निबल की परीक्षा की जाती है। देन उसके बाद है व्यायाम शक्ति, व्यायाम शक्ति से शारीरिक बल की परीक्षा की जाएगी। और वय से जो है बाल्यावस्था है कि मध्यमा अवस्था है कि जीर्णा अवस्था है, ये अपन को वय से पता चलेगा। देन लास्ट टॉपिक है अपना नवविध परीक्षा। नवविध परीक्षा में आता है दोष, औषध, देश, काल, सात्म्य, अग्नि, सत्व, वय और बल। देन द्वादश में आता है दोष, भेषज, देश, काल, बल, शरीर, आहार, सार, सात्म्य, सत्व, प्रकृति और वय। और त्रयोदश में आता है ऊपर के द्वादश वाले 12 और एक अग्नि। ये एमसीक्यू में वगैरह पूछते। देन
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और नोट्स रिगार्डेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें।